हेलो एंड वेलकम टू दी वाईजी लर्निंग। आज हम पढ़ने वाले हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया मतलब कि केक के बारे में। इससे पहले हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पढ़ा था। आपको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी किसी भी एग्जाम के लिए, यूपीएससी के लिए, फिर आरपीएससी, आरएस या फिर पीएसआई के लिए कितनी इंपॉर्टेंट होती है। तो क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, या तो इनके आर्टिकल्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, फिर इनके चेयरपर्सन के अपॉइंटमेंट्स के बारे में जानकारी पूछी जाती है, या फिर इसमें कितने मेंबर होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस क्या है, इन सब के बारे में पूछा जाता है। सो बेसिकली दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट ऑफ यूपीएससी एग्जाम्स and other exams also which are required polity in the examination system of in of recruitment, right? तो सबसे पहले केक पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का कोट लिखना पड़ेगा। सो आफ्टर दैट वी कैन कंसिडर हाउ इंपॉर्टेंट इज इट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज द केग। तो सबसे पहले कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के लिए हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के क्या विचार थे, तो उनका कोट लिखते हैं और उनके कोट के साथ ही इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। आई एम ऑफ द ओपिनियन I am of the opinion that cake is probably is the most important most important officer in the constitution ये कोटेशन याद रखना तुमको, ठीक है। ये किन्ने कहा था? डॉक्टर बी आर अंबेडकर जी ने। इस कोटेशन को तुम्हें अच्छे से याद रखना है कि ये कोटेशन किसके द्वारा कहा गया था। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा कहा गया था। किसके संदर्भ में कहा गया था? केक के संदर्भ में, मतलब कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इसके बारे में कहा गया था। अब कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और इज इट स्टैट्यूटरी बॉडी? तो सबसे पहले यही चीज हम से एक सिंपल सी बात है, अपन क्या पढ़ रहे हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी पढ़ रहे हैं। तो के कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, बट व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी? सिंपल सी बात है, उसका उल्लेख किस में होना चाहिए? कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। अगर किसी भी बॉडी का उल्लेख या फिर कोई भी बॉडी ऐसी जो बनाई गई है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, उसका कुछ लिखा हुआ है कि आर्टिकल 324 है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के एस्टेब्लिशमेंट की बात करता है, तो सिंपल सी बात है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को किसने एस्टेब्लिश किया? कॉन्स्टिट्यूशन ने। तो वो क्या आ गया? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो गई। उसी तरीके से केग को भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश करने की बोलता है। कौन से आर्टिकल के तहत? 148 आर्टिकल के तहत। और ये चीजें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे। पहले बेसिक चीजें केक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद में जो 1971 एक्ट है वो भी डिस्कस करने वाले हैं, जो केक को पावर देता है ऑडिट करने के लिए, चाहे वो पीएसयूज हो या फिर क्या कहते हैं जो गवर्नमेंट ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट्स हो, उनको केक ऑडिट करता है। ये सारी चीजें अपन पढ़ने वाले हैं। तो अच्छे से समझ में आ गया कि केक कितना इंपॉर्टेंट ऑफिसर है इन दी इंडिया, और ये किसके द्वारा कहा गया था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के द्वारा कहा गया था। अब यहाँ पे एक और फैक्ट है जो तुम्हें याद रखना चाहिए। देख, केग अंग्रेजों के जमाने से ही चला आ रहा है। मतलब कि जिस टाइम पे 1919 के आसपास जो है केक को स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन मिल गया था। मतलब कि 1919 जो एक्ट था, कौन सा एक्ट था? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। उसके तहत इसको स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन मिल गया था, मतलब कि उस एक्ट के अंदर इसका जिक्र था। तो सिंपल सी बात है, फर्स्ट द ऑडिटर जनरल गेंड ऑडिटर जनरल स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन। क्योंकि ये क्वेश्चन सिंपल सी बात है, डायरेक्ट स्टेटमेंट देके पूछ सकता है। स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन इन 1919
दिस इज द फैक्ट, यू हैव टू रिमेंबर दिस फैक्ट, नथिंग मोर नथिंग लेस। ओके, सो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से या फिर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो हमारे ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन थे, उनके अनुसार सबसे इम्पोर्टेंट, प्रोबेबली द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफिसर इन इंडिया इज द केग। एंड स्टेचुटरी रिकॉग्निशन कब मिला था इसको? 1919 को। ये दो फैक्ट है, सबसे पहले यही याद करना है, ठीक है, उसके बाद में आगे अपन बढ़ेंगे। एंड नाउ वी विल डिस्कस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। एंड केग इज द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। अगर केग कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है तो सिंपल सी बात है, इसके कुछ प्रोविजंस होंगे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, संविधान के अंदर, उन सबको अपन एक एक पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले तो अपन बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट में है केग का जिक्र किया गया है। तो पार्ट 5, मतलब कि पार्ट 5 ऑफ द यूनियन। चैप्टर वेप्टर याद करने की जरूरत नहीं वैसे, लेकिन चाहो तो कर सकते हो, क्योंकि आजकल क्या दूसरी एग्जाम में आरपीएससी या फिर किसी और एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जा सकता है, ठीक है। तो पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर किसका जिक्र है? केक का, ठीक है। एंड कहां से कहां तक है ये? आर्टिकल 148 से शुरू होके 151, राइट, क्योंकि 152 से क्या जाता है? 152 से पार्ट 6 शुरू हो जाता है। पार्ट 6 कौन सा? द स्टेट्स वाला, ठीक है। 151 तक है। तो ये 3 आर्टिकल है, इन 3 आर्टिकलों को अपन इसी लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। और सिंपल सी बात है, 3 लेक्चर पढ़ने के बाद में केक का कुछ बचेगा नहीं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। साथ में एक एक्ट है 1971 का एक्ट, उसको भी पढ़ लेंगे अपन। तो सबसे पहला आर्टिकल है अपना आर्टिकल 148 क्लोज 1, ठीक है, ढंग से पढ़ना। सिंपल सी बात है, ये एक लाइन बोलता है, देयर शैल बी ए केग, देयर शैल बी ए केग। पहली चीज आपको ये याद रखनी है हमेशा कि केग सिंगल मेंबर बॉडी है, ना कि मल्टी मेंबर बॉडी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मल्टी मेंबर बॉडी, उसमें 3 मेंबर होते हैं, लेकिन केग के अंदर सिर्फ एक ही मेंबर होता है, एक ही केग होता है। ये चीज आपको ध्यान रखने की जरूरत है, ठीक है। एंड इसी के अंदर बात की गई है अपॉइंटमेंट की। मैं आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो प्रोविजंस है वो भी रिवाइज करवाता रहूंगा साथ में, ताकि आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड केग के डिफरेंशिएशन चीजें पता चलती रहे, ठीक है। अपॉइंटमेंट कौन करेगा इसका? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अपॉइंटमेंट ऑफ द केग, व्हाई? हिज वारंट एक मिनट क्यों हो गया, ये कैसे चला गया? कौन अपॉइंटमेंट करेगा इसका? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटमेंट करेगा किसका? केक का। किससे करेगा? अंडर हिज हैंड वारंट एंड सील के द्वारा, ठीक है। सेम चीज अपन ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इंडिया में पढ़ा था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सीईसी और अदर इलेक्शन सीईसी का अपॉइंटमेंट कौन देगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करेगा। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट तो करेगा उसको, साथ में क्या किसके? बाय हिज, वो हिज वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील, उसके द्वारा ही प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का अपॉइंटमेंट करेगा। लेकिन ये किस में लिखी हुई थी? चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंटमेंट एंड सर्विस कंडीशंस एक्ट 2023 के अंदर, उसका भी सेक्शन 4 के अंदर लिखी गई थी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करेगा। ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, लेकिन केक के अंदर अपॉइंटमेंट केक का कौन करेगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करेगा। किसके द्वारा करेगा? वारंट एंड अंडर हिज हैंड एंड सील के द्वारा। ये कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 148 क्लोज 1 के अंदर क्लियरली लिखा हुआ है। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडियाज चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंटमेंट एंड द अपॉइंटमेंट ऑफ द केग, ओके। एंड साथ ही साथ इसी के अंदर दिया गया है रिमूवल, रिमूवल की प्रोसेस ओनली इन मैनर्स, मतलब कि तरीके एंड ग्राउंड्स
ऑफ ए सुप्रीम कोर्ट जज, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट को हटाने के क्या कारण है? मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी। एंड सेकेंड, कि उसको किस तरीके से हटाया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के जज को किस तरीके से हटाया जाता है? इम्पीचमेंट जैसी प्रोसेस के द्वारा, मतलब कि महाभियोग जैसी प्रोसेस के द्वारा हटाया जाता है। तो सेम केग को भी उसी प्रोसीजर के तहत एंड उन्हीं कारणों के आधार पर हटाया जाएगा जो सुप्रीम कोर्ट के जज के आधार और तरीके होते हैं। ये अच्छे से समझ में आ गई? ठीक है। दिस इज रिटन इन आर्टिकल 148 क्लोज 1, रिमेंबर्ड। एंड जो रिमूवल प्रोसेस है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के संदर्भ में कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थी, कॉन्स्टिट्यूशन में थी। कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन के कौन सा आर्टिकल में थी? आर्टिकल 324 क्लोज 5 के अंदर लिखा गया था कि भाई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सीईसी एंड अदर ईसीज को किस तरीके से हटाया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह हटाया जाएगा। आर्टिकल 324 क्लोज 5 खोल के देख लो, ठीक है। एंड नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल विच इज 148 क्लोज 2, 148 का क्लोज 2 क्या कहता है? 148 का क्लोज बेसिकली इट इज वेरी सिंपल, इट इज टॉकिंग अबाउट द ओथ। ओथ कैसे होगी क्या? अकॉर्डिंग टू दी थर्ड शेड्यूल। अभी ये शेड्यूल्स मैंने तुम्हें पढ़ाए नहीं है, बस सिंपल सी बात है, अकॉर्डिंग टू थर्ड शेड्यूल, इतना सा याद रख लो अभी आप। इसके बाद में मैं पूरा फॉर्मेट बता दूंगा, क्या फॉर्मेट रहने वाला है इनकी ओथ का। सबसे पहले तो अपन को यही पता होना चाहिए कि भाई केक की ओथ किसके तरह होगी, जो थर्ड शेड्यूल के अंदर प्रेस्क्राइब्ड की गई है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ठीक है। एंड जो आर्टिकल 148 क्लोज 3 है उसके अंदर क्या है? आर्टिकल 148(3) कैन नॉट वेरी टू डिसएडवांटेज of his salary, his rights and pensions or other retirement, leave of absence or other perks which can be provided to the केग। मतलब कि जब इनका केग का अपॉइंटमेंट होगा उसके बाद ना तो उनकी सैलरी कम की जा सकती है, ना उनके पक्ष कम किए जा सकते हैं, ना एब्सेंस ऑफ लीव कम की जा सकती है, या फिर जो रिटायरमेंट एज ऑफ रिटायरमेंट है वो कम नहीं की जा सकती। कुल मिला के अपॉइंटमेंट के बाद आप कुछ भी ऐसा चेंज नहीं करोगे, अदरवाइज वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा पोस्ट को, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, इट इज वेरी सिंपल, कैन नॉट वेरीड टू डिसएडवांटेज what disadvantage after अपॉइंटमेंट? किन किन चीज का? फर्स्ट होगी सैलरी एंड एज ऑफ रिटायरमेंट एंड पेंशन। पेंशन, इन तीन चारों चीजों को आप कम नहीं कर सकते जब आपने केग अपॉइंटमेंट दे दी हो केग को, या फिर केग अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके, दीज आर दी थिंग्स विच आर important for your examination perspective. Now article 148 clause 4 क्या कहता है? देख सिंपल सी बात है, केग है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। इफ it is constitutional post and the mandate which is carrying by the CAG is very important. What is the mandate of the CAG? Auditing of the accounts of state and central government. तो सिंपल सी बात है, केग को इंडिपेंडेंस चाहिए, या फिर केग के अंदर जो केग है अपना वो बायस्ड नहीं होना चाहिए। बायस्ड किन किन पर्सपेक्टिव में हो सकता है? या तो उसे कुछ पाने की चाहत हो, जैसे मान लेते हैं अभी वो केग है और जैसे ही केग की उसकी टर्म खत्म होती है तो गवर्नमेंट उसको कुछ और प्रॉमिस कर दे। तो इस वजह से कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली लिखा गया है कि भैया अगर आपको केग बनाया गया है तो फर्दर जो पोस्ट होगी आपको बिल्कुल भी नहीं दी जाएगी। नो फर्दर ऑफिस अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट। मतलब आपको
किसी भी प्रकार का एम्प्लॉयमेंट नहीं दिया जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ एनी स्टेट्स इन इंडिया, राइट। बेसिकली it is putting restrictions on the KEG, on the further employment under government of India and government of state of any state. Okay, so no further office and appointment. ठीक है, समझ में आ गया। नाउ आर्टिकल 148 क्लोज 5, जो भी केग के रूल्स हैं वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाए जाएंगे आफ्टर द कंसल्टेशन ऑफ द केग एंड इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विसेज डिपार्टमेंट्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स ऑफ द केग। ठीक है, आफ्टर कंसल्टेशन, किससे कंसल्टेशन? केग के द्वारा। आफ्टर कंसल्टेशन टू केग एंड ISS डिपार्टमेंट, इनसे कंसल्टेशन करेगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आफ्टर दैट ही कैन मेक रूल्स फॉर द कन्वीनियंट एंड ट्रांजेक्शंस ऑफ द बिजनेस ऑफ द केग। ठीक है, मतलब कि केक से रिलेटेड कि केक का ऑफिस किस तरह से काम करेगा, केक में किस तरीके से आपको ऑडिटिंग की जाएगी, इन सब के रूल्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनाएगा आफ्टर कंसल्टिंग केग एंड IAS डिपार्टमेंट। ठीक है, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस डिपार्टमेंट से सलाह मशवरा करने के बाद, कंसल्टेशन करने के बाद। नाउ वी विल डिस्कस आर्टिकल 149 which talks about the duties and powers of the KEG. This is the main article. In this article itself, it is describing about the how what will be the functions of the KEG and what will be the powers of the KEG while performing his duties. All things is detailed in this article, right? 149 duties and powers. क्या क्या ड्यूटीज होने वाले इसकी? पावर्स related to accounts of union state, एक मिनट, union states and other bodies। इनसे रिलेटेड पावर्स किसके पास होगी? के डिसाइड करेगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट किस तरीके से अकाउंट्स को एडजस्ट करेगी। ठीक है, एंड पार्लियामेंट्री लॉज, इसी आर्टिकल के तहत पार्लियामेंट्री लॉ बनाया गया है, जिसकी मैं बात कर रहा था शुरू में। वही वो आर्टिकल भी, वो एक्ट भी अपन को, उसी एक्ट को इसी लेक्चर के अंदर अपन को पढ़ना है। पावर्स डिफाइंड, powers defined by KEG, duties, powers and conditions of service, Act 1971। मतलब कि 149 के तहत ड्यूटीज एंड पावर्स दी गई है
उसके अंदर भी पार्लियामेंट को लॉ बनाने की पावर दी गई है। पार्लियामेंट कैन मेक लॉज ऑन द पावर्स, कंडीशंस एंड सर्विसेज of the CAG, and the act which came into existence in 1971, which is related to CAG duties, powers and conditions of services act 1971. And in this act, powers and duties of the CAG is mentioned. So you have to remember this act and the powers and duties which is described in this act we will discuss separately, right? So now we are discussing the act। जो एक्ट के अंदर पावर्स एंड ड्यूटीज दी गई है वो अपन डिस्क्राइब करने वाला है इधर। अपन ने 149 आर्टिकल पढ़ लिया, उसके बाद में जो एक्ट बनाया है उसके बेसिस पे उस एक्ट के अंदर क्या कौन कौन सी पावर्स दी गई हैं किसको, केक को, वो पढ़ेंगे। ठीक है, सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज। सो व्हाट आर दी powers and duties of the, basically it is related to the auditing। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑडिटिंग रूल, एक मिनट यार, पेन, 2 मिनट, पेन की सेल खत्म हो गई। ऑडिटिंग रूल्स एंड auditing powers which is described in the 1971 act of the CAG। all the powers which are relevant and related to the auditing, like CAG किन किन बॉडीज के अकाउंट्स को ऑडिट कर सकता है, स्टेट के अकाउंट्स को ऑडिट कर सकता है नहीं, या फिर यूनियन गवर्नमेंट के अकाउंट्स को ऑडिट कर सकता है या नहीं, या फिर जो लोकल बॉडीज है, म्यूनिसिपैलिटीज है, इनके अकाउंट्स को ऑडिट करने की पावर केक के अंदर है या नहीं है बाय डिफॉल्ट। ऑल्दो ऑलमोस्ट ऑल द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज एंड स्टेचुटरी बॉडीज के जो अकाउंट्स है उनको ऑडिट करने का काम केग ही करता है। बट व्हाट आर द रिटर्न्स इन द स्पेसिफिक इन दिस एक्ट वी विल डिस्कस इट हियर्स, एंड what are the provisions related to it। ओके ये अभी भी नहीं चल रहा यार। ऑडिटिंग रोल ऑफ द केक, 2 मिनट। ठीक है, तो चल नहीं रहा, कुछ और ही करते हैं। सो बेसिकली वी आर डिस्कसिंग द ऑडिटिंग रूल्स ऑफ द केग, ऑडिटिंग रूल ऑफ केग। ठीक है, एंड किन 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 के अकाउंट से ऑडिट करेगा इस एक्ट के अंदर दिया गया है। तो सबसे पहले अपन लिस्ट बनाते हैं कि भैया किस बॉडी के अकाउंट्स ऑडिट करेगा।
आगे स्क्रॉल कर लेना इसको, ठीक है ना, बाद में एक बार पेन चल जाए। ठीक है, फाइनली भैया पेन चल गया अपना। सो व्हाट वी आर डिस्कसिंग हियर, 1971 एक्ट। इस एक्ट के तहत किसके अकाउंट्स ऑडिट करने की पावर है? केक के पास। तो फर्स्ट है ऑडिट ऑफ एक्सपेंडिचर फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ठीक है, मतलब कि CFI, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया नहीं, अपन इसको सिंपल तरीके से समझ लेते हैं, एक मिनट। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया दैट इज यूनियन प्लस एनी स्टेट्स, मतलब कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया या तो यूनियन का हो या फिर किसी भी स्टेट का हो, दोनों ही कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया को, या फिर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ एनी स्टेट्स लाइक कंसोलिडेटेड फंड ऑफ राजस्थान, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ मध्य प्रदेश, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ बिहार, इन सभी के अकाउंट्स को ऑडिट करने का अधिकार है, पावर है किसके पास? केक के पास। एंड एक और चीज रहेगी यहाँ पे, यूटीज, यूनियन टेरिटरीज, जिनके पास क्या है? लेजिस्लेटिव असेंबलीज, उनके अकाउंट्स को भी ऑडिट कौन करता है? केक करता है। यानी कि दिल्ली के, जम्मू एंड कश्मीर के, जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी है लेकिन लेजिस्लेटिव असेंबली भी है, साथ में पौंडुचेरी यूनियन टेरिटरी है और उसकी क्या है? लेजिस्लेटिव असेंबली। तो इनके अकाउंट्स को भी ऑडिट करने का काम केग ही करेगा। नाउ सेकेंड, जो कंटीजेंसी फंड है, कंटीजेंसी फंड एंड पब्लिक अकाउंट्स, कंटीजेंसी फंड्स एंड पब्लिक अकाउंट्स, इनको भी ऑडिट कौन करेगा? केक करेगा। अभी आप लोगों ने कंट्रोवर्सी देखी होगी, कंट्रोवर्सी तो बेसिकली कुछ थी नहीं, वो अपोजिशन पार्टी ने पीएम केयर्स फंड के बारे में ऑडिट करने के बारे में मुद्दा उठाया था कि अपोजिशन का कहना है कि पीएम केयर फंड्स को ऑडिट करवाया जाए, किसके द्वारा? किक के द्वारा। बट द गवर्नमेंट इज डिनाइंग दैट वी कैन नॉट do auditing process in the PM care funds by the KIG because it is not the public account, it is based on the private funded, so it is private account. It was just government saying, right? तो किस किस को करेगा? कंटीजेंसी फंड्स को एंड पब्लिक अकाउंट्स को, ठीक है। एंड ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज, जितनी भी गवर्नमेंट कंपनीज है, ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज। भैया इन सब चीजों को याद कर लेना कि केक को 1971 के एक्ट में किन किन का अकाउंट ऑडिट करने की पावर दी गई है, क्योंकि क्वेश्चन पूछ लेगा कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग टू द ऑडिटिंग पावर ऑफ द केग। फर्स्ट, कैन केग ऑडिट CFI एंड स्टेट्स कंसोलिडेटेड फंड्स? स्टेटमेंट 1 हो गया। स्टेटमेंट 2, केग विल ऑडिट ऑल दी accounts of all government companies. Second statement. Third statement, KEG cannot audit UT's consolidated fund with legislative assemblies, but KEG can audit UT's account with legislative assemblies. Like those UT's have legislative assemblies, all these accounts of these UT's which are with legislative assemblies can be audited by the KEG. So basically two statements are correct and one is the incorrect statement in the previous questions, ठीक है। तो इस तरीके से भी यूपीएससी में क्वेश्चन आ सकता है, वी हैव टू प्रिपेयर फॉर दैट, राइट। ऑडिट बाय प्रेसिडेंट अप्रूवल, कई बार होता है कि बहुत सारी चीजें होती है जिनमें डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन में या फिर एक्ट के अंदर नहीं लिखा गया है कि इन इन संस्थाओं का ऑडिटिंग
केक के द्वारा किया जा सकता है, केक के द्वारा नहीं किया जा सकता। तो कभी कभी क्या होता है कि लोकल बॉडीज के जो अकाउंट्स होते हैं उनको भी केक ऑडिट कर देता है, लेकिन उससे पहले किसकी परमिशन की आवश्यकता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की परमिशन की आवश्यकता है। अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अप्रूव करता है इस परमिशन को, देन केग कैन ऑडिट द अकाउंट्स ऑफ द लोकल बॉडीज। ठीक है, ऑडिट बाय प्रेसिडेंट अप्रूवल। किसका ऑडिट कर देगा? लाइक लोकल बॉडीज। लोकल बॉडीज का करेगा। ठीक है, एंड ऑडिट ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स, डेट, सिंकिंग फंड, डिपॉजिट्स, एडवांस एंड सस्पेंस अकाउंट्स एंड रेमिटेंस बिजनेस, इन सब का भी ऑडिट कौन करेगा? केग। केग सेंटर एंड स्टेट, मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ, सेंट्रल एंड स्टेट के क्या? डेट, सिंकिंग फंड, ये सिंकिंग फंड वगैरह तुम इकोनॉमिक्स में पढ़ोगे, वहां से तुम्हें क्लियरली हो जाएगा व्हाट आर दी सिंकिंग फंड्स, सस्पेंस अकाउंट्स, सस्पेंस अकाउंट्स के बाद में रेमिटेंस बिजनेस। इन सब का भी ऑडिट केग ही करेगा, माइंड दैट। ठीक है, तो अपन ने पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ द केग पढ़ चुके हैं। अपन किन किन इंस्टीट्यूशन का या फिर किस किस आधार पर केग किसी भी अकाउंट्स का ऑडिट कर सकता है। ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस आर्टिकल 150। आर्टिकल 150 अकाउंट्स ऑफ यूनियन एंड स्टेट्स kept in such form as precedent prescribes। मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स के जो अकाउंट्स है जिनके अंदर लाइक पब्लिक अकाउंट्स है, फिर कंसोलिडेटेड फंड अकाउंट्स है, किस तरीके से उनमें ट्रांजेक्शन्स वगैरह होगी या फिर उनको किस तरीके से कौन से फॉर्म में रखा जाना है, ये सब डिसाइड कौन करेगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करेगा। लेकिन किसकी एडवाइस पर डिसाइड करेगा? केग की एडवाइस पर डिसाइड करेगा। प्रेसिडेंट खुद अपने आप ये निर्णय नहीं ले सकता, पहले उसको केग को कंसल्ट करना पड़ेगा, उस केग से एडवाइस लेनी पड़ेगी, आफ्टर दैट प्रेसिडेंट कैन डू दैट, राइट। prescribes on advice of KEG. This is the article 150. Now the last article which is remaining in this KEG constitutional body, we will write it here also. Article 151, आर्टिकल 151, मतलब कि 151 क्या बात करता है? ऑडिट रिपोर्ट्स। किसकी बात करता है? ऑडिट रिपोर्ट्स, जो दो तरीके की है, एक तो यूनियन एंड स्टेट रिपोर्ट्स। यूनियन में तो क्या होगा? प्रेसिडेंट को सबमिट करेगा, ये तो होता है, प्रेसिडेंट को सबमिट करेगा। एंड स्टेट में क्या होगा? गवर्नर को सबमिट करेगा। और जो उसके बाद में प्रेसिडेंट को सबमिट करने के बाद में प्रेसिडेंट क्या करेंगे? उसको पार्लियामेंट में लेके आएंगे सबके सामने, एंड गवर्नर क्या करेगा? लेजिस्लेटिव असेंबली में सबके सामने इसको लेके आएंगे, जो रिपोर्ट्स दी गई है गवर्नर के द्वारा। ठीक है, नाउ वी हैव डिस्कस्ड all the articles which is very important for the perspective of the KEG. We have discussed article 148 clause 1, there shall be a KEG appointment by the president of India by his warrant and by his warrant under his hand and seal, अपॉइंटमेंट करेगा। रिमूवल किसकी तरह होगा? सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह। ओनली मैनर एंड ग्राउंड्स लाइक द सुप्रीम कोर्ट जज। आर्टिकल 142 क्लोज 148 क्लोज 2 क्या कहता है कि भैया जो ओथ होगी, किसकी ओथ होगी यहाँ पे? केग की। किसके अनुसार होगी? थर्ड शेड्यूल के अनुसार। 148 क्लोज 3 क्या कहता है यहाँ पे? बताओ, अभी पढ़ा तुमने, इतना जल्दी भूल भी गए।
Conditions and services of the KEG cannot be varied to disadvantage like salary, pension, age of retirement, all these things. अब आर्टिकल 148 क्लॉज 4 क्या कहता है? नो फर्दर ऑफिस अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और state governments after becoming a KEG or after the retirement from the post of the KEG, right? Article 148 clause 5, rules made be by the president on basis of the advice given to the president by the KEG and IAAS department, that is the Indian Audit Account Service Departments. Article 148 clause 6 क्या कहता है? Administrative expenses, salaries and pensions charged upon the consolidated fund of India not subject to vote. मतलब कि केक के जितने भी खर्चे होंगे, चाहे केक का कोई स्टाफ हो या फिर केक को ऑडिट करने में बहुत सारी चीजें मशीनरी वगैरह चाहिए होंगी, उन सब का एक्सपेंस किसके द्वारा वहन किया जाएगा? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के द्वारा, विच इज सब्जेक्ट टू नो वोट, नॉट सब्जेक्ट टू वोट इन द पार्लियामेंट। मतलब कि इन चार्जेस और एक्सपेंसेस के लिए पार्लियामेंट में किसी भी प्रकार की वोटिंग की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये चार्ज अपॉन दी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है एक्सपेंसेस। आई थिंक आर्टिकल 148 6 क्लोज 6 अपन लिखना भूल गया था, तो अब पता लग गया होगा तुमको, यहाँ पे पढ़ लिख देता हूँ मैं। 148 क्लोज 6 चार्जेस एंड एक्सपेंसेस, charges and expenses made out of charged on the consolidated fund of India, consolidated fund of India. If any charges which is charged on the consolidated fund of India, it means there is no requirement of voting in the parliament. Okay, आयु समझ में आ रहा है कुछ? पल्ले पढ़ रहा नहीं पढ़ रहा? पढ़ रहा? कमेंट चैट सेक्शन में लिखो पल्ले पढ़ रहा नहीं पढ़ रहा। और इसके बाद में अपन ना आर्टिकल 49 ड्यूटीज एंड पावर्स की बात करता है। उसके बाद में 1971 एक्ट के तहत अपन ने पढ़ा था किन 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 इंस्टीट्यूशंस का और कौन कौन सी गवर्नमेंट का, कौन सी यूटीज का, प्रेसिडेंट के अप्रूवल से कौन सी बॉडीज का केग ऑडिट कर सकता है, ये सब चीजें पढ़ ली। उसके बाद में आर्टिकल 150 क्या कहता है? अकाउंट्स ऑफ यूनियन एंड स्टेट केप्ट इन सच ए फॉर्म प्रेसिडेंट प्रेस्क्राइब्स ऑन द एडवाइस ऑफ द केग। मतलब कि प्रेसिडेंट ही डिसाइड करेगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट अपने अकाउंट्स को किस तरह से मेंटेन करेगी, उनका किसकी एडवाइस के बाद? केक के एडवाइस के बाद। और आर्टिकल 151 दो रिपोर्ट्स की बात करता है, ऑडिट रिपोर्ट्स की, एक यूनियन गवर्नमेंट की, एक स्टेट गवर्नमेंट की। यूनियन गवर्नमेंट की रिपोर्ट किसको देगा? प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट क्या करेगा? लेट बिफोर द पार्लियामेंट फॉर द डिस्कशन ऑन दैट रिपोर्ट। करेक्ट। वहां पे क्या कहते हैं, जो एक कमेटी होती है, कमेटी कौन सी होती है? एस्टिमेट्स कमेटी नहीं, वेरी इंपॉर्टेंट कमेटी है जिसके अंदर 22 सदस्य होते हैं। ठीक है, कई बार उस कमेटी की वजह से गवर्नमेंट्स भी गिरी है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना उस कमेटी का नाम, ठीक है ना? पार्लियामेंट्री कमेटी, ठीक है। एंड सेकंड स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट को कौन देगा? गवर्नर। गवर्नर स्टेट गवर्नमेंट के लिए स्टेट में गवर्नर को देंगे। गवर्नर क्या करेगा? लेजिस्लेटिव असेंबलीज के अंदर उसको लेट डाउन करेगा एंड देयर विल बी सम डिस्कशन ऑन दैट रिपोर्ट, राइट? नाउ वी हैव डिस्कस्ड इट कॉन्स्टिट्यूशनल वाइज एंड एक्ट वाइज। अब सैलरी वगैरह है, टेन्योर है कितना नहीं है, ये सब बाद में पढ़ लेंगे अपन, बट जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वही यही है। टेन्योर वगैरह भी देख लेंगे अपन, ठीक है ना, जब मैं पढ़ाऊंगा। रुको थोड़ा, शायद टेन्योर वगैरह पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। अब एक चीज पढ़ लेते हैं यहाँ पर, आर्टिकल 279 which talks about the net proceeds। नेट प्रोसीड्स होता क्या है? केग सर्टिफाइज करता है इस चीज को, कितना नेट प्रोसीड्स है, मतलब द नेट प्रोसीड्स ऑफ टैक्सेस या ड्यूटीज, दिस सर्टिफिकेट इज फाइनल। एंड नेट प्रोसीड्स का मीन का मतलब क्या होता है कि भैया टैक्स जितना अपन ने कलेक्ट किया है, टैक्स और ड्यूटीज, कस्टम वगैरह, जीएसटी वगैरह सारी चीज अपन गवर्नमेंट को देते हैं। तो गवर्नमेंट सिंपल सी बात है, उसके लिए कुछ स्टाफ हायर करती है, फिर कर्मचारी हायर करती है, जीएसटी इंस्पेक्टर है, जीएसटी सुपरिंटेंडेंट है, IRS IT, पूरी सर्विस बना रखी इन सब चीजों के लिए। तो टैक्स ले लिया 100 रुपये और फिर सैलरी में दे दिया 50 रुपये, तो टैक्स माइनस एक्सपेंसेस, कॉस्ट ऑफ कलेक्शन, कॉस्ट ऑफ कलेक्शन। अगर टैक्स 100 रुपये रिसीव किया है, 50 रुपये कलेक्शन की कॉस्ट में चला गया, तो नेट प्रोफिट कितना हो गया? 50। ये होता है नेट प्रॉफिट। और इसका सर्टिफिकेट कौन बनाता है? इसका सर्टिफिकेट बनाता है केग,
सर्टिफिकेट केक बनाएगा एंड विच इज द फाइनल। उस पर कोई कानून या सवाल या फिर क्वेश्चन नहीं कर सकता कोई भी, ठीक है। दिस इज द नेट प्रोसेस। नाउ वी विल डिस्कस सम 3 ऑडिट रिपोर्ट्स टू द प्रेसिडेंट। केक क्या करता है, 3 रिपोर्ट सबमिट करता है प्रेसिडेंट को। ऑडिट रिपोर्ट्स हैं वो यूनियन एंड स्टेट्स की, तो अपन ने ऑलरेडी पढ़ दिया आर्टिकल 151 के अंदर, ठीक है। अब 1971 के एक्ट में 3 प्रकार की रिपोर्ट सबमिट करने की बात की गई है, किसको, प्रेसिडेंट को। तो 3 टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स। Three types of audit reports according to 1971 Act. And first कौन सी है, ऑडिट रिपोर्ट ऑन एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स। ठीक है। दूसरी होगी ऑडिट रिपोर्ट ऑन फाइनेंस अकाउंट। एंड ऑडिट रिपोर्ट ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स। पब्लिक अंडरटेकिंग मतलब वही गवर्नमेंट कंपनीज। इन तीनों चीजों की अलग अलग रिपोर्ट देता है प्रेसिडेंट। किसको, मतलब केग तीनों की अलग अलग रिपोर्ट देता है, किसको, प्रेसिडेंट को देता है, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है, ये चीज तो अपन ने पढ़ ली, और रिपोर्ट 3 प्रकार की प्रेसिडेंट को देगा केग, साथ में 3 प्रकार के ऑडिट होते हैं जो कि केग के द्वारा करवाए जाते हैं। 3 टाइप्स ऑफ केग, ये बेसिकली एक्ट 1971 अपन ने उधर ही पढ़ लिया, ठीक है। तो सो नो वरी अबाउट टाइप्स ऑफ ऑडिट्स। 3 प्रकार के ऑडिट केग करता है। पहला है लीगल, लीगल या रेगुलेटिंग। ये ऑडिट तो केग करेगा ही करेगा किसी भी हालत में, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि दिस इज द लीगल एंड मैंडेटरी। एंड सेकेंड होगा प्रोप्राइटरी। दिस इज बेसिकली डिस्क्रेशनरी। ये उसके विवेक पर, डिस्क्रेशन पर निर्भर करता है केक के पे कि वह प्रोप्राइटरी ऑडिट करेगा या नहीं, करेक्ट। एंड परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस ऑडिट रिपोर्ट डिजायरेबल, कैन डू कैन नॉट डू, इट्स टोटली डिपेंड ऑन द केग, ठीक है। Now we have discussed broadly understanding about the KEG, like what is the KEG, how does it establishes in India, and the historical background of the KEG. And now we will discuss something which is very important, like we already have the rule in India of British Empire from the beginning of 17th century, ठीक है। So we will discuss comparisons between the KEG of types of audit we have discussed, right? And after that, okay, types of audit हो गया। कंपैरिजन, कंपैरिजन किस किस के बीच में करने वाले हैं अपन, इंडिया वर्सेस ब्रिटेन, ठीक है। इंडिया वर्सेस ब्रिटेन, कि ब्रिटेन का केक किस तरीके से इंडिया के केक से अलग है। तो सबसे पहले अगर इंडिया के केक की अपन बात करते हैं, इंडिया की, इंडिया में केक तो है ना, पता तो है ना तुम्हें। इंडिया का जो केक होता है, नोट ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। इंडिया में जो केक होंगे वो पार्लियामेंट का पार्ट नहीं होता, ये ध्यान रखना बात, ठीक है। ऑडिटर जनरल ओनली, उनका काम होगा सिर्फ ऑडिट करने का, ऑडिटर जनरल ओनली, नो कंट्रोल ओवर मनी,
मनी विड्रॉवल। मतलब कि सिर्फ ऑडिट करने का काम है, मनी विड्रॉल को कंट्रोल नहीं करता। ये लाइक कौन से डिपार्टमेंट को कितने पैसे देने हैं ये केक के हाथ में ही नहीं है। अब जैसे मान लें डिपार्टमेंट ए को पैसे दिए हैं, 100 रुपये दे दिए डिपार्टमेंट ए को, तो 100 रुपये का किस तरह से उपयोग किया डिपार्टमेंट ए ने, उसकी रिपोर्ट केक बनाता है, वो होती है ऑडिट। ठीक है, ये नहीं कि कितने पैसे देने हैं उस डिपार्टमेंट को, ये केक का काम है ही नहीं इंडिया के अंदर। ठीक है, विड्रॉल दैट मीन्स, इसको अपन एक लाइन में लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एक्स पोस्ट फैक्टो एनालिसिस। मतलब कि कुछ चीजें घटित होने के बाद उसका एनालिसिस करने का काम है केक का। ठीक है, अब सेम चीज अपन कंपैरिजन करते हैं इंडिया की। इंडिया में तो ये चीज अपन ने पढ़ ली। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द ब्रिटेन, कि भाई साहब ब्रिटेन में होता क्या है। ब्रिटेन में भी केक होता है। ठीक है, केक होता है ब्रिटेन में। नेक्स्ट पेज में चलते हैं। ब्रिटेन में जो केक होता है, ब्रिटेन का केक, वो पार्लियामेंट का पार्ट होता है। ठीक है, केग इज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, पार्ट नहीं होता, मेंबर होता है। केग इज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अब यहां से कुछ चीजें समझ में आ रही तुम्हें। पार्लियामेंट क्या करती है, सिंपल सी बात है, रेगुलेट करती है ना भाई, मनी कितना मनी कौन से डिपार्टमेंट को देना है नहीं देना है। तो अगर केग पार्लियामेंट का मेंबर है, देन ही कैन कंट्रोल द विड्रॉवल, विच इज नॉट इन द केस ऑफ इंडिया। In India, Keg is not the member of the parliament, so he cannot control the withdrawal of money. But in the Britain, Keg is the member of the parliament, so he can control the money withdrawal from the consolidated fund of India. ठीक है, so इसके दो रोल होते हैं वहां पे, कंट्रोलर एंड ऑडिटर। मतलब कि ये मनी विड्रॉल को कंट्रोल भी करेगा। मनी कैन नॉट बी ड्रॉन, कैन नॉट बी ड्रॉन विदाउट अप्रूवल। विदाउट अप्रूवल। ठीक है, चीजें समझ में आ गई। नाउ वी विल डिस्कस ए क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस, based on this concept. Are you ready for that? Are you sure? First, let me write that question here. Consider the following statement. फुल लाइन पढ़ लेना। एंड फर्स्ट स्टेटमेंट है, केग ऑफ इंडिया, कहां के केक की बात हो रही है, इंडिया की, कैन नॉट कंट्रोल विड्रॉल ऑफ मनी। ठीक है, स्टेटमेंट 2, केग इज नॉट द member of parliament. Now you have options: A, statement 1 and 2 are correct and explains 2 1 statement। मतलब कि दोनों स्टेटमेंट सही है और स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट की व्याख्या है। ऑप्शन बी, सिर्फ दोनों सही है, 1 and 2 आर करेक्ट, आर करेक्ट। सी, पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है। डी, दूसरा स्टेटमेंट सही है, पहला स्टेटमेंट गलत है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका?
अपन ने अभी कंपैरिजन पढ़ा ना भैया कि ब्रिटेन के अंदर क्या होता है, केग मेंबर होता है किसका, पार्लियामेंट का, एंड इफ ही इज द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट he can control the withdrawal of money. Without the permission of the CAG in the Britain, no one can withdraw money from the consolidated fund of that Britain. ठीक है? And in India, CAG is not the member of parliament. And in India, CAG is the only auditor general, and he cannot control the withdrawal of money. So, first, what was the first statement? CAG of India cannot control withdrawal of money. It is the correct statement. क्यों नहीं कंट्रोल कर सकता, क्योंकि वो मेंबर है ही नहीं पार्लियामेंट का, तो कैसे कंट्रोल करेगा, तो उसकी व्याख्या भी सही है. दैट मीन्स आवर करेक्ट आंसर विल बी स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 बोथ आर करेक्ट, एंड स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट सेकंड एक्सप्लेन्स स्टेटमेंट 1, मतलब कि ए, इसका आंसर होगा ए. तो you have to prepare these things with conceptual manner, so you can tackle these kind of questions which are now which of these questions UPSC and RPSC are asking. ठीक है. Now we will discuss the way forward. What will be way forward of the Constitution of India? And एक मिनट, way forward के बाद में, ठीक है, we have left some things like criticism and challenges. ठीक है, क्या पढ़ लिया अपन ने वे फॉरवर्ड, इसको सिंपल सी बात है, पहले क्रिटिसिज्म एंड चैलेंजेस पढ़ेंगे. कंपैरिजन ऑफ इंडिया वर्सेस ब्रिटेन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द केग ऑफ इंडिया एंड केग ऑफ ब्रिटेन. नाउ चैलेंजेस. फर्स्ट चैलेंज है स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चरल चैलेंजेस कौन कौन से हैं? पहले तो भैया सिंगल मेंबर बॉडी है, सिंगल मेंबर बॉडी, ठीक है. जो अपॉइंटमेंट है किसके कब्जे में? पूरी एग्जीक्यूटिव कंट्रोल में. ये जो पॉइंट दे रहा हूँ ना मैं तुम्हें, ये एक दिन की मेहनत नहीं है, बहुत दिनों की मेहनत है. ये जो सिंपल सीधे सीधे तुम्हें पॉइंट्स मिल रहे हैं. पॉइंट्सों को लिख के अगर तुमने मेंस में लिख के आ गया ना, तुम्हें अच्छे खासे मार्क्स मिल जाएंगे. ठीक है. एंड दूसरा होगा ऑपरेशनल. ऑपरेशन क्या है? पोस्टमार्टम ही कर पाता है केवल. पोस्टमार्टम भाई ऑडिटिंग आफ्टर यूटिलाइजेशन ऑफ द फंड. ठीक है. एंड लैक ऑफ इन्वेस्टिगेशन पावर्स, वी कैन राइट दीज थिंग्स. लैक ऑफ इन्वेस्टिगेटिव पावर्स, एलिगेशन ऑफ पॉलिसी पैरालिसिस, कब लगे थे? 2013 के आसपास या फिर 2008 के आसपास. ठीक है. एंड थर्ड विल बी इथिकल. पोस्ट रिटायरमेंट गवर्नमेंट रोल्स क्वेश्चंस मोरालिटी. पोस्ट रिटायरमेंट क्या होती है? गवर्नमेंट के को कुछ न कुछ रोल्स दे देती है, विच क्वेश्चंस मोरालिटी. These are the challenges in front of the CAG of India. Now we will discuss the way forward. Way forward. अपन उधर क्वेश्चन डिस्कस कर लिया, तो वे फॉरवर्ड इधर डिस्कस करते हैं कि भैया क्या क्या चीजें हो सकती है जो हम इसमें सुधार सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, पहली बात तो जो सिलेक्शन है किसका? केक का. क्रिएट कॉलेजियम लाइक सिस्टम. कॉलेजियम लाइक सिस्टम जिसमें पीएम हो सकते हैं, सीजीआई हो सकते हैं, प्लस एलओपीज हो सकती है. ठीक है. एंड दूसरा है स्ट्रक्चर. मल्टी मेंबर बॉडी बनाओ इसको, क्योंकि सिंगल मेंबर बॉडी है. मल्टी मेंबर बॉडी. एंड इंक्लूड public private partnerships and
पंचायत एंड एनजीओज ऑडिटिंग नॉर्म्स, मतलब कि इन चीजों के भी ऑडिटिंग करने के लिए केक के पास पावर होनी चाहिए। एंड फोर्थ टेक एडॉप्शन बिग डाटा एनालिटिक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एंड एसडीजी ऑडिटिंग। एंड जो पार्लियामेंट के अंदर होता है, पार्लियामेंट के अंदर क्या होता है, केग ने रिपोर्ट दी प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट ने लेट बिफोर द पार्लियामेंट किया, उसके बाद में टाइम लिमिट सेट होनी चाहिए पार्लियामेंट में उस रिपोर्ट को डिस्कस करने के लिए। टाइम लिमिट फॉर लेजिस्लेटर टू डिस्कस केग रिपोर्ट्स। ठीक है, these can be the way forward. You can also add some points which are very relevant and from the newspapers and current affairs, right? But basically these are the four way forward. If you remember these four, that's enough, right? And ऑडिट दिवस कब मनाया जाता है? 16 नवंबर को। ऑडिट दिवस कब मनाया जाता है? 16 नवंबर को। याद कर लेना यार, क्या पता कौन सी एग्जाम आ जाए। फर्स्ट टाइम 2021 से, पहली बार मनाया गया था 2021 में, ठीक है। और जो ऑडिट दिवस है वो घोषित कर रखा था 1850 एक्ट के द्वारा। दिस आर दी सम फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, ठीक है। अब एक चीज बात करते हैं अपन, जो प्रेजेंट किए गए, अभी जो वर्तमान में किए गए वो कौन है? वो है अपना श्री के संजय मूर्ति, श्री के संजय मूर्ति। You can remember it, just forgot it, okay? If you are preparing any kind of any state PCS exams, then you must remember this name, ठीक है। And audit advisory board, ऑडिट एडवाइजरी बॉडी, ये क्या है भैया? ये सजेशन देती है, इसका काम है सजेशन देने का। किस पे सजेशन देगी ये? सजेशंस ऑन ऑडिटिंग, मतलब कि अंकेशन के ऊपर अपने सजेशन देगी। और अभी जो है वर्तमान में कौन से नंबर की एडवाइजरी ऑडिट बॉडी है? कितने नंबर की है? 12th नंबर की, 12वें नंबर की, श्री संजय के मूर्ति के द्वारा बनाई गई है। तो इसके चेयरमैन कौन होंगे? चेयरपर्सन शिवम के, बाकी सब मेंबर होंगे। मेंबर कौन होगा? एक्सटर्नल एंड इंटरनल मेंबर एंड सेक्रेटरी टू दी बोर्ड। इंटरनल जो है एक्स ऑफिशियो मेंबर्स रहेंगे, जितने भी इंटरनल वगैरह आदमी क्या है। तो ये कितने ईयर के लिए होती है? बेसिकली 2 इयर्स के लिए, 2 इयर्स के लिए। और इसको कब गठन किया गया था? अभी 16 जुलाई 2025 में। This is the some factual information which is derived from the official website of the CAG. So just memorize these things. So almost all things are clear. Okay, let's summarize the points. First, constitutional, article 1971, not article, it is the basically act studied. दूसरा, challenges. 3, comparison with Britain. ब्रिटेन से ही कंपैरिजन क्यों किया? क्योंकि ब्रिटेन और इंडिया का पूरी हिस्ट्री रही है, तो उसके क्वेश्चन आने के ज्यादा चांसेस है। अब ऐसा नहीं कि अपन यूएसए के केक से जाके वहां से कंपेयर कर रहे हैं, तो वो बिना बात का नॉलेज इकट्ठा करते जाओ, उससे कोई मतलब नहीं है। इंपॉर्टेंट है ब्रिटेन वाला, ठीक है। एंड वे फॉरवर्ड। फिफ्थ, सम फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। देखो, मैंने वो सब चीजें पढ़ा दी जो कंसेप्चुअली इंपॉर्टेंट है। बाकी जो फैक्चुअल वगैरह है, एक लाइन में पढ़ने के बाद आपको खुद को समझ में आ जाएगा। उसके क्या नोट्स मैं खुद दे दूंगा तुमको,
PDF में। अगर तुमको चाहिए तो आराम से पढ़ते रहना, जितना पढ़ना हो उतना पढ़ते रहना। और इसके बाद में कुछ क्वेश्चंस करेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड केग दोनों के मिक्सअप, ठीक है ना। मैं खुद ही डिजाइन करूंगा क्वेश्चंस, मैं खुद ही प्रिपेयर करूंगा। तो जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के क्वेश्चंस थे वैसे ही क्वेश्चन होने वाले हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के क्वेश्चन तुम एक बार गूगल पर जाके देख लो, तुम्हें किसी भी वेबसाइट में नहीं मिलने वाले वो क्वेश्चंस, क्योंकि वो क्वेश्चन मैंने खुद तैयार किए हैं जिस तरीके से मैंने तुमको पढ़ाया है, और वैसे ही क्वेश्चन मैं दोबारा तैयार करने वाला हूँ तुम लोगों के लिए। तो आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर देना वीडियो को, ताकि अच्छी खासी रीच मिल जाए मुझे भी, और थोड़ा बहुत मेरा भला हो जाए तुम्हारे साथ, ठीक है। गुड बाय।